हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आई डिजाइन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन सीरीज में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। मैं हूं अभिनय आनंद एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोलॉजी। 2010 के हम क्वेश्चंस कर रहे थे। अभी भी 5 एमसीक्यू क्वेश्चन उसके बाकी है, तो पहले हम उसको फिनिश करेंगे, फिर 2011 का करेंगे। तो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ 2010। क्वेश्चन नंबर 16 है। तो बेसिकली ये चारों क्या है, ये जो है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है विच इज बेस्ड ऑन द हाइड्रोजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें मैंने आपको बताया था कि तीन इंपॉर्टेंट टर्म बताए थे। एक तो पोरोसिटी, दूसरा परमेबिलिटी एंड तीसरा जो है इसकी जो यील्ड कैपेसिटी होती है, उसके बेसिस पे इन सब चारों टर्म को डिफाइन किया गया है। ये हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया था। एक बार मैं फिर क्विकली उसको एक बार मैं फिर आपको क्विकली बताता हूँ। ये टेबल मैंने आपको बताया था। इसमें देखो, सेम अगेन, वाटर स्टोरेज दैट इज रिलेटेड टू पोरोसिटी, परमेबिलिटी ऑफ वाटर एंड द यील्ड ऑफ वाटर। इन तीनों के बेसिस पे ये चार टर्म को डिफाइन किया गया है। ओके। सबसे इजी क्या है इसमें, एक्यूफर। जो एक्यूफर है हमारा, वो क्या होता है, वो पोरस भी होता है और परमिएबल भी होता है। तो सबसे इजीएस्ट ऑप्शन जो हमारा था, एक्यूफर, पोरस एंड परमिएबल। एंड एक्यूफर के जस्ट अपोजिट होता है एक्यूफ्यूज। ओके। तो ये क्या होगा, ना तो पोरस होगा ना परमिएबल होगा, नॉट पोरस नॉट परमिएबल। ओके। अब देखो, कंफ्यूजन जो होगा आपको किसमें होगा, एक्यूफ्लूइड एंड एक्यूटार्ड। ओके। इन दोनों में हमेशा सबको कंफ्यूजन होता है, अगर आपको याद ना रहे तो। ऑलरेडी मैं ये टेबल बता चुका हूँ आपको, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा होगा उनके लिए एक बार मैं फिर से क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। एक्यूटार्ड में क्या होता है, इसमें देखो स्टोरेज भी होता है, क्योंकि ये पार्शियली परमेएबल होता है। तो वाटर यील्ड कैपेसिटी क्या होता है बट स्लो यील्डिंग होती है, क्योंकि ये पार्शियली परमेएबल होता है। अगेन नेक्स्ट, मूव टू द एक्यूक्लूड। अब ये इसके एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है, यही ग्रुप दिया होगा, उसके एग्जांपल दिए होंगे, आपको पूछा जाएगा। तो देखो, जो एक्यूफर होते हैं वो सैंड और ग्रेवल इजिली स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं वाटर, और इसलिए उसकी यील्डिंग कैपेसिटी जो भी होती है वो हाई होती है। अब क्ले जो होता है, वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, पोरोसिटी होती है पर परमेबिलिटी परमेबिलिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से ये सैंडी क्ले, सैंड प्लस क्ले अगर आ गया, तो सैंड की तो प्रॉपर्टी होती है कि वो यील्ड कर सकता है, स्टोर कर सकता है वाटर, जबकि क्ले स्टोर कर सकता है बट परमेबल नहीं होता है। इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा, पार्शियली परमेबल होगा और स्लो यील्ड करेगा। सिमिलरली एक्यूक्लूड में क्या होगा, क्ले होगा, ये स्टोर करेगा वाटर, क्ले, बट परमेबल नहीं होगा। अब परमेबल क्यों नहीं होता है क्ले, आपने टर्म सुना होगा, इफेक्टिव पोरोसिटी, जिसके पोर्स कनेक्टेड होते हैं, है ना, उसी के थ्रू वाटर ट्रांसमिट होता है। जिसके पोर्स कनेक्टेड नहीं होंगे तो वो ट्रांसमिट नहीं करता, जो कि क्ले में पोरोसिटी तो होती है बट इफेक्टिव पोरोसिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो क्ले ट्रांसमिट वाटर नहीं कर पाता। सिमिलरली एक्यूफ्यूज, इसमें कॉम्पैक्ट रॉक जैसे ग्रेनाइट ले लो, बेसॉल्ट ले लो, इसमें क्या होता है, लैक ऑफ प्राइमरी पोरोसिटी होता है। तो ये वाटर यील्ड कैसे करता है, जो तो ये वाटर यील्ड करता है सेकेंडरी पोरोसिटी के द्वारा, जैसे कि फ्रैक्चर हो गया, ज्वाइंट हो गया, फॉल्ट हो गया, है ना। जैसे कि अगर लाइमस्टोन होगा तो उसमें क्या कैवर्न होता है, जिसकी वजह से तो ये वाटर यील्ड करता है सेकेंडरी पोरोसिटी के द्वारा, जैसे कि फ्रैक्चर हो गया, ज्वाइंट हो गया, फॉल्ट हो गया, है ना। जैसे कि अगर लाइमस्टोन होगा तो उसमें क्या कैवर्न होता है, जिसकी वजह से ये वाटर स्टोर करता है और ट्रांसमिट भी करता है। तो ये थे। अब देखो, अब इतने से भी याद नहीं रहेगा, तो और छोटे से ट्रिक है इसको याद रखने का। देखो, अब ये तो सबने देखा होगा, फ्यूज होता है ये, है ना। अब वो नहीं देखा होगा तो ये तो जरूर देखा होगा, हर एक के घर में। वो नहीं देखा तो ये तो जरूर देखा होगा, फ्यूज होता है। अब इस फ्यूज से अपन याद रखेंगे एक्यू फ्यूज।
सिमिलरली ये क्लाउड है, क्लाउड से अपन याद रखेंगे एक्यूक्ल्यूड। तो अब ये क्ल्यूड क्या होता है, अब देखो इसमें क्या होता है, वाटर तो होता है, ये पानी तब तक हमें इससे नहीं मिल सकता जब तक कि बारिश नहीं होती। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्यूक्ल्यूड क्या करेगा, क्ल्यूड से हम क्लाउड याद रखेंगे, तो वहां पे वाटर होता है बट परमिएबल नहीं होता है। अब एक क्या बच गया, एक्यूटार्ड, तो जो कि पार्शियली परमिएबल होगा वो एक्यूटार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी आसान क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर जीरोलॉजी से रिलेटेड। देखो क्या कहता है, ए लाइमस्टोन बेड डिपिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ड्यू ईस्ट हैज अ विड्थ ऑफ 30 मीटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, द वर्टिकल थिकनेस ऑफ द बेड इन मीटर इज अबाउट। ओके, सबसे पहले जो दिया हुआ है हम उसको ड्रॉ करते हैं। तो क्या है कि डिपिंग एंगल क्या है, 30 डिग्री ड्यू ईस्ट। ओके, तो कोई भी एक बेड है, मान लो कि ये, अब क्या है ये, इसका जो डिपिंग अमाउंट है वो क्या है, 30 डिग्री। ओके, अब ये बेड है, ये ईस्ट की तरफ डिप कर रहा है। ओके, और इसका डिपिंग अमाउंट है 30 डिग्री। अब क्या बोल रहा है, विड्थ ऑफ 30 मीटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसका विड्थ क्या है यहाँ पे, दिस इज 30 मीटर। ओके, तो हमें क्या करना है, निकालना द वर्टिकल थिकनेस ऑफ द बेड इन मीटर। तो वर्टिकल थिकनेस क्या होगा, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ओके, तो ये क्या देगा हमें, वर्टिकल थिकनेस। तो चलो इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से वर्टिकल आ गया और ये आ गया। ओके, इसको हमने यहाँ लिया है। अब ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, और ये है 30 मीटर, और ये है 90। अब ये जो वर्टिकल थिकनेस होता है इसको क्या बोलते हैं, किसी भी बेड का, किसी भी चीज का अगर वर्टिकल थिकनेस दिया हो तो वो क्या होता है उसका, दैट इज ट्रू थिकनेस। ट्रू थिकनेस क्या होता है, वर्टिकल थिकनेस का। इसके अलावा और भी कोई आप इस पे मेजर करोगे तो ये क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, जो कि ट्रू थिकनेस उसका नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसी एंगल को और सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो ऐसे ड्रॉ कर लिया हमने। चलो अब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। अब ये परपेंडिकुलर है और ये एंगल है ना, तो एंगल के जस्ट सामने वाला क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। ओके, और ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, पी फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस जो वर्टिकल वाला डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। और हमें पता क्या है, एच पता है 30 मीटर है। तो पी और एच का रिलेशन क्या बता, कौन सा बताता है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच। अब थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू, जो बिल्कुल मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो देखो इसको भी निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। अब इन सबको ये जो वैल्यू से डिवाइड कर, अब जो वैल्यू आएगी वो हमें साइन की वैल्यू देगा, ये साइन थीटा की वैल्यू देगा। और इनका ये क्या हो जाए, अंडर रूट निकालते हैं। जीरो को अगर हम किसी भी चीज से डिवाइड करें तो क्या होता है, जीरो होता है, और ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और ये, तो ये जो वैल्यू है बाय रूट, अब जो वैल्यू आएगी वो हमें साइन की वैल्यू देगा, ये बाय 2 हो जाएगा, एंड साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो साइन 0 डिग्री को इक्वल टू जीरो, किसी भी चीज से डिवाइड करें इस पर 1/2 जीरो, साइन 45 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, रूट 2, और ये साइन 60 इज बाय 3/2 हो जाएगा, एंड 90 हो जाएगा रूट 3। अब इसी को आप रिवर्स कर दोगे तो वो cos थीटा की वैल्यू देगा, 1 हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू रूट 0, साइन 30 डिग्री इज पर 1/2, साइन 45 डिग्री इज 1/2 रूट 2, 0 60 इज, अब tan थीटा के लिए क्या करते हैं हम, 90 इज, tan थीटा इसी को आप रिवर्स कर दोगे तो वो tan थीटा की वैल्यू देगा, इक्वल टू साइन थीटा दैट इज
बाय 1 cos थीटा √3। तो यहाँ से आप tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। अब जैसे कि tan 45 का निकालना होगा हमें, तो क्या करेंगे tan 45 tan थीटा के लिए क्या करते हैं हम, sin थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, ओके, tan थीटा इज बाय cos थीटा करेंगे sin थीटा 2 बाय 1 बाय, तो यहाँ से यहाँ कट गया, तो ये क्या, तो यहाँ से आप tan थीटा इस तरह से आप निकाल सकते हो। फिर sec जैसे कि tan 45 का निकालना होगा हमें, तो क्या करेंगे tan 45 का क्या होता है, तो ये तो साइन थीटा क्या होता है 1 बाय 30 45 60 90 का साइन cos tan का वैल्यू हम cos थीटा करेंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी, तो यहाँ से यहाँ कट गया, तो ये ओके, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। फिर sec, फिर आगे का आप वैल्यू निकाल सकते हैं साइन 30, ये तो था इंटू 0 30 45 60 90 का साइन cos tan का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तब तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी 1 बाय 2, दैट इज ओके। अब देखो यहाँ से जो आंसर में है हमारा वो 15 मीटर है ही नहीं, तो इसके नियर बाय क्या है साइन 70 डिग्री इंटू, तो बिना कुछ सोचे आप 17 डिग्री दैट इज 70 इक्वल टू सॉरी 30 इंटू 1 बाय 2, तो अब 15 तो ऑप्शन है ही नहीं इसके नियर बाय। अब देखो अब क्या है जो आंसर में है हमारा में 15 मीटर है ही नहीं, तो इसके नियर बाय क्या है, नियर बाय क्या है 17, तो 17 मीटर, तो अब 15 तो ऑप्शन है ही नहीं हमारा, इसके नियर बाय अब क्या है कि हमारा ऑप्शन में 15 तो है ही नहीं, तो इसके नियर बाय क्या है 17 है, तो 17 मीटर इज आवर आंसर। अब देखो इतना प्रोसेस से मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि आंसर इसमें ट्रिक दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अब ये 17 डिग्री कैसे आएगा ना, जब आप tan साइन थीटा की जगह tan थीटा लोगे, जो कि गलत है, इसलिए मैंने पहले मैथमेटिकली इसको सॉल्व किया कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आंसर क्या होगा 17 मीटर, दिस इज द राइट आंसर। तो इसी तरह से ये फॉर्मूला भी जनरेट होता है यहाँ से, है ना। तो यहाँ से आप फॉर्मूला भी आप कह सकते हो कि वर्टिकल थिकनेस जो होता है, तो वो क्या होता है, सिंपल 28 आपको पता होता है ये फॉर्मूला ग्रुप 1 तो साइन थीटा लगा देते हो साइन 30 डिग्री इंटू हॉरिजॉन्टल विथ है लोकल यहाँ से भी पा होए लावा है आ जाएगा। मैंने एक लंबा प्रोसेस बताया सिंपल ताकि आपको पता होता है ये फॉर्मूला और इसकी वैल्यू साइन थीटा आपको याद नहीं आ रही होगी तो पा होए यहाँ से यहाँ से भी, तो चलो तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर, मैंने एक लंबा प्रोसेस बताया ताकि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये कंपोजिशन की वैल्यू ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को नहीं याद होगी आपको, अगर तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन है ये, लेते ही याद आ गया होगा, ये हमारा आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगेन होय ग्रुप 1 और क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हमारा, जो एकदम मस्त ग्रुप 1 अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है ना, फ्लो करता है तो लावा है तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो तो पा होय लावा हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं कि पा और लावा का क्या होगा, ये कंपोजिशन दिया हुआ है ओके। तो आपको अगर नाम लेते ही याद आ गया होगा, आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा तो पा होय 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 होय, है ना, जो एकदम मस्त बहता हुआ जा रहा है ना, फ्लो करता हुआ, क्योंकि लावा है तो बहेगा नहीं, वो फ्लो करेगा, है ना। तो ये फ्लो आराम से कब करेगा, जब इसका टेम्परेचर जो है हाई होगा, विस्कोसिटी जो है लो होगा। आप मेरे बातों को ध्यान से दो, मैं लिख थोड़ी जल्दी रहा हूँ। तो ये कब होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हाई टेम्परेचर होगा एंड लो विस्कोसिटी होगा। तो ये किस लावा में हाई टेम्परेचर किस में होता है, बेसॉल्टिक लावा में, ओके, बेसिक कह सकते हैं, बेसॉल्टिक कह सकते हैं। तो यहाँ से एक बेसॉल्टिक है अपना ऑप्शन। अब देखो अब इससे आसान क्या है, पाइप, ये आपने सुना होगा किम्बरलाई पाइप, है ना। किम्बरलाई जो है वो ऑलवेज क्या होता है कि पाइप के फॉर्म में अकर करता है, या फिर सील होगा या डाइक होगा, तो किम्बरलाइट को पाइप बोलते हैं। अब किम्बरलाइट क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, आपको किम्बरलाइट से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आते हैं। तो किम्बरलाइट क्या होता है, वोल्केनिक रिच बेसिकली CO2 पोटेसिक अल्ट्रा बेसिक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ये पोटेसिक होता है, अल्ट्रा बेसिक होता है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो ये याद रखेंगे आप, किम्बरलाइट से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आते हैं। अब ये जनरली किम्बरलाइट जो है ना 150 टू 450 किलोमीटर डेप्थ पे जनरेट होता है, और ये अर्थ क्रस्ट में मिलता है इन द फॉर्म ऑफ पाइप या फिर डाइक या सिल कह सकते हैं आप उसे, है ना। इसका जो टेक्सचर होता है वो पोरफेरेटिक टेक्सचर होता है।
यूज होता है डायमंड एंड गार्नेट पेरिडोटाइट होता है जो उसको क्रस्ट तक लाने के लिए। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। वजरक रोड अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में किम्बरलाइट वाइट मिलता है, और एक है मझगांव पाइप ऑफ आंध्र प्रदेश, ये टिपिकली माइकेसियस किम्बरलाइट है। तो ये इस तरह के आपको ड्रेनेज पैटर्न मिलते हैं, और ग्रेविटी हाई होती है तो ग्रेविटी सर भी यूज किया जाता है ना। तो और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पोटेसिक अल्ट्रा बेसिक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है, पोरफेरिटिक टेक्सचर होता है ना, ऑलविन डोमिनेंट होता है। तो ये सारे किम्बरलाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। इससे रिलेटेड कहीं और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको इतनी डिटेल में बता रहा हूँ। नो बोले। अब देखो यहाँ से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ से भी क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये शेप के अकॉर्डिंग है ना, लोपोलिथ जो होता है वो सॉसर शेप का होता है, लैकोलिथ होता है वो लेंस शेप का होता है, पैकोलिथ होता है जो कि क्रिसेंट शेप का होता है, फोल्ड वगैरह में मिलता है। तो ये किस किस टाइप के होते हैं, ये बांगर और महापादरा में काफी अच्छे से दे रखा है। तो इसका एक लिस्ट होना चाहिए आपके पास, एक दो लिस्ट होनी चाहिए। एक तो शेप के अकॉर्डिंग किस शेप का होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा कि कौन सा कॉन्कॉर्डेंट है और कौन सा डिस्कॉर्डेंट है। तो ये दोनों लिस्ट आपके पास होनी चाहिए रिलेटेड टू द इग्नियस बॉडीज जो है। यहाँ से कभी ना कभी क्वेश्चंस आता ही है। तो इतने नोट्स आपके तैयार होने चाहिए। तो चलो इन सबको देख लिया हमने। तो ये और जो लोपोलिथ का कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, बेसिक कंपोजिशन होता है। तो बेसिक में देखो अब हमारे पास बचा क्या, गैब्रो और नोराइट बचा। तो चलो अब हम अपना ऑप्शन देखते क्या है। बैथोलोथिस ग्रेनेटिक, तो P2, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे है। Q is 1 लोपोलिथ किम्बरलाइट, तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या है, सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पिल्लोड मेटा बेसॉल्ट कंटेनिंग द मिनरल assemblies ग्लूकोफेन प्लस लॉसोनाइट एपिडोट क्लोराइड इंडिकेट्स। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको ये कंपोजिशन किस मेटामॉर्फिक फेसिस का है। तो ये कम से कम 5 से 6 बार अब तक आ चुका है ये असेंबली। तो ये किसका है, ये है ब्लू सिस्ट फेसिस का। और ये ब्लू सिस्ट फेसिस कहाँ बनता है, दिस इज इन हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर में बनता है। ओके, तो चलो अब हम इन सबको देखते हैं कि ये क्या है। तो एक क्वेश्चन जो है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्योंकि ये पिल्लो बेटा बेसोल की बात करते हैं, और पिल्लो लावा कब बनेगा, जबकि मैग्मा जो है इरप्ट होगा किसी वाटर बॉडी में। ओशियन फ्लोर मेटामॉर्फिज्म कहाँ पे होगा, दिस इज एमओआर रीजन। इस रीजन में ओशियन फ्लोर मेटामॉर्फिज्म होगा जो कि कंस्ट्रक्टिव मार्जिन है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, लावा इरप्ट होता है और ओशियन फ्लोर जो ओशियनिक क्रस्ट है वो फॉर्म होता है। तो इस रीजन पे क्या होता है, रीजनल मेटामॉर्फिज्म होता है, बट क्या होता है ये यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है एंड लो प्रेशर होता है। ओके, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कॉलेजन मेटामॉर्फिज्म, एक तो हमने पिल्लो बेसॉल्ट के अकॉर्डिंग इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। बट देखते हैं कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट जब भी होगा तो क्या होता है कि एक कॉन्टिनेंट के ऊपर दूसरा कॉन्टिनेंट आता है, तो क्या होगा ये जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे भी होता है। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे ना तो ये टेम्परेचर इंक्रीज होते जाता है। तो ये हाई प्रेशर एंड मीडियम टेम्परेचर पे बनता है। ओके, नेक्स्ट जाए हम कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, जो कि यहाँ पे जो ये मैग्मा यहाँ से सबडक्शन जो यहाँ पे मैग्मा जनरेट होता है, यहाँ पे जो होता है ये होता है कॉन्टैक्ट। हालांकि यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म होता है, बट इन केस ऑफ, तो ये रीजन जो है ये कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म वाला है। यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म होता है और यहाँ पे भी होता है। तो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है, हाई टेम्परेचर
एंड लो प्रेशर, है ना। तो इस केस में क्या होगा, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, बट यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर भी होता है, तो लो टू मीडियम प्रेशर होगा एंड हाई टेम्परेचर डेफिनेटली होगा। ओके, अब थर्ड है सबडक्शन जोन मेटामॉर्फिज्म। अब ये वाला जो जोन है हमारा, ये सबडक्शन जोन है। यहाँ पे जो मेटामॉर्फिज्म हो रहा है वो क्या होता है, देखो अब यहाँ पे क्या होता है, ओशियनिक क्रस्ट सबडक्ट होता है। अब ओशियनिक क्रस्ट जो है वो क्या होता है, कूलर होता है ना, कोल्डर है ना, कूलर देन द अदर कॉन्टिनेंट क्रस्ट जो होता है। तो एक तो क्योंकि ये जो सबडक्ट हो रहा है वो कूलर होता है, जो इसके आसपास का रॉक एरिया होता है, इसके आसपास का जो एरिया होता है उससे ये कूलर होता है, तो टेम्परेचर इसका लो होता है। बिकॉज ये सबडक्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका प्रेशर जो होगा हाई होगा। तो ये क्या हो गया सबडक्शन जोन वाला, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, जो कि हमारे बताता है ब्लू सिस्ट फेसिस को। तो जो सबडक्शन पे है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसका ब्लू सिस्ट फेसिस, है ना। तो ये ग्लूकोफेन जो है वो क्या है, एम्फीबोल है, और इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। तो जिसकी वजह से इसको ब्लू सिस्ट फेसिस भी बोलते हैं। ग्लूकोफेन का भी कलर ब्लू होता है और क्लोराइड का भी कलर ब्लू होता है, तो जिसकी वजह से ये ब्लू कलर का रॉक होता है, जिसकी वजह से ये ब्लू सिस्ट फेसिस कहलाता है। तो आई होप यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कहाँ पे कौन सा मेटामॉर्फिज्म होता है पूरे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कहाँ पे कौन सा मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस होता है। तो ब्लू सिस्ट जब भी कहीं भी आएगा तो अपन इजी वे में लिखेंगे उसको सबडक्शन जोन मेटामॉर्फिज्म, और इसके असेंबलीज बार बार रिपीट हो रहे हैं, ग्लूकोफेन जहाँ भी देखेंगे आप वो ब्लू सिस्ट फेसिस का ही असेंबलीज होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द रॉक विच डज नॉट हैव अ वोल्केनिक इक्विवेलेंट। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। ग्रेनाइट का क्या होता है, राइलाइट, साइनाइट, ट्रैकाइट, गैब्रो, बेसाल्ट। जो एनर्थोसाइट होता है इसका कोई वोल्केनिक इक्विवेलेंट नहीं होता है। देखो एनर्थोसाइट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रॉक है। एनर्था एनर्थोसाइट क्या होता है कि ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है, बट कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रीडोमिनेंस ऑफ प्लाजियोक्लेस फेल्सपार। जो प्लाजियोक्लेस फेल्सपार होता है वो प्रीडोमिनेंस होता है, और प्रीडोमिनेंस कितना होता है, 90 टू 100%, एटलीस्ट 90% उसमें प्लाजियोक्लेट फेल्सपार होता है। बेसिकली क्या है, तो ओलिगोक्लेट जो होता है मैक्सिमम होता है प्लाजियोक्लेट फेल्सपार में भी। अगर तो ये मून है, मून का जो ये लाइटर एरिया है ना, जो अपन देखते हैं मून को, जो ये लाइटर एरिया है ना वो किसके नॉर्थोसाइड के पोजीशन होता है उसका।